हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। आज जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट का नाम है इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि आरजीपीवी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हम इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आरजीपीवी ने 5 यूनिट्स में इसको कन्वर्ट किया है। ये जो यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन, सेकेंड यूनिट है कंबशन इन सीएसआई इंजन, थर्ड यूनिट है कंबशन इन सीआई इंजन, फोर्थ यूनिट है फ्यूल एंड फिफ्थ यूनिट है सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग। अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन, इसको कवर करने के लिए आरजीपीवी ने ये टॉपिक्स लिए हैं: डेफिनेशंस ऑफ इंजन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंजन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, कंपैरिजन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंजन, construction and components of IC engine, terminology and working of IC engine, classification of IC engine, cylinder arrangement, theoretical and real cycle in IC engine, calculations of engine performance, firing order in multi-cylinder engine and heat balance in IC engine. So इन टॉपिक के द्वारा हम फर्स्ट जो यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे। पहला, definition of IC engine. So according to definition, engine is a device which transfers one form of energy into the another form of energy. So हम कह सकते हैं कि इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास अरेंजमेंट है वो है हीट इंजन। सो हीट इंजन इज ए मशीन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हीट इंजन है, हीट इंजन का मेन काम है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे कि हीट इंजन में जैसा कि द combustions of fuels such as coal, petrol and diesel generate heat, and this heat is supplied to a working substance at high temperature. By the expansions of working substance in suitable machine and it convert heat energy into the useful work. या हम इसको कह सकते हैं कि जो हीट इंजन है इसमें फ्यूल को लेते हैं, इस फ्यूल को जलाते हैं, जलाने के बाद इससे हाई क्वालिटी की हीट निकलती है और इस हाई क्वालिटी की हीट को हम एक वर्किंग सब्सटेंस में देते हैं और वो वर्किंग सब्सटेंस इस हीट को गेन करके एक्सपांड होता है और एक्सपांसन के बाद फिर उस मशीन को वो घुमाता है। देखिए, आइए अब हम इसको देखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू इस वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। इसमें हमने यहाँ पे दो टाइप के डायग्राम लिए हैं, एक तो ब्लॉक डायग्राम है और दूसरा एनिमेशन डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में हम देखेंगे कि कोई भी इंजन, उसको हम जो एनर्जी देते हैं वो पेट्रोल या डीजल देते हैं और ये जो पेट्रोल या डीजल होता है इसमें जो एनर्जी का फॉर्म अवेलेबल होता है वो केमिकल फॉर्म अवेलेबल होता है। अब इस केमिकल फॉर्म की एनर्जी को हम या इस फ्यूल को जलाकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस हीट एनर्जी को जो हमारा इंजन होता है वो इंजन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम इसको देखेंगे कि ये मैकेनिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट होती है। इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन डायग्राम है। इस एनिमेशन डायग्राम में हम देखेंगे इसमें मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला सिलेंडर, दूसरा पिस्टन और तीसरा वर्किंग सब्सटेंस। इसको काम करने का इसका तरीका ये है कि इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन मूव करता है। मूव कैसे करता है देखते हैं। जब हम इस इंजन को हीट सप्लाई करते हैं, फ्यूल को जलाकर हीट देते हैं, तो ये जो हीट निकलती है इस हीट के कारण इस सिलेंडर के अंदर ये क्लोज स्पेस है, इस क्लोज स्पेस के अंदर ये वर्किंग सब्सटेंस हीट अप होता है, गर्म होता है और गर्म होने के बाद फिर एक्सपांड होता है। जैसे ये वर्किंग सब्सटेंस एक्सपांड होता है, इसके एक्सपांसन से इस पिस्टन की इस वाली सरफेस पर थ्रस्ट लगता है, फोर्स लगता है और इस फोर्स के कारण ये पिस्टन इस तरीके से ऊपर की ओर
मूव करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करता है तो इस डिस्प्लेसमेंट और इसके वेट को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वर्क। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने इसको हीट सप्लाई की थी उस हीट के द्वारा यहाँ पे ये मैकेनिकल एनर्जी में इसने कन्वर्ट कर दिया। सो ये हमारे इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजन। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजन मेनली इंजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वे। मुख्यतः इंजन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसको शॉर्ट में हम ईसी बोलते हैं, एंड सेकंड इज द इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन को शॉर्ट में आईसी इंजन बोलते हैं। ये इंटरनल जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, इन द एक्सटर्नल कंबशन इंजन फ्यूल बर्न आउटसाइड द सिलेंडर। मुख्यतः जो एक्सटर्नल कंबशन है इसका जो मेन काम है जिसमें फ्यूल को जो बर्न किया जाता है वो सिलेंडर के बाहर बर्न किया जाता है, और इसका जो एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। हम देख रहे हैं कि इन दिस इंजन कोल बर्न इन बॉयलर फर्नेस एंड प्रोड्यूस द स्टीम, देन दैट स्टीम इज एक्सपांड इन स्टीम इंजन एंड प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क। सो हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो कोल होता है, और उस कोल को बॉयलर की फर्नेस में जलाया जाता है, और यहाँ पे जलने से कोल से हीट निकलती है और उस कोल की हीट को यूज करके स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, और उस स्टीम को फिर हम इंजन में ले जाके एक्सपांड करते हैं, जहाँ पे स्टीम के प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीके से जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है वो काम करता है। इन an internal combustion engine, fuel burned inside in combustion chamber and produce the mechanical work. Its example is petrol and diesel engine. In the internal combustion engine, where the working fluid is mixtures of air and fuel. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है इसमें फ्यूल को सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है, और वहाँ पे कंबशन चैम्बर्स में फ्यूल जलने के बाद ये वहाँ पे एक्सपांड होता है, और एक्सपांड होने के बाद पिस्टन को मूव कराता है। यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, जो हम फ्यूल और एयर भेजते हैं, वही वर्किंग सब्सटेंस होता है। इस तरीके से इस टाइप के जो इंजन है, इन इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। तो हम देखें हैं कंपैरिजंस इन एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन में क्या कंपैरिजंस हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है इसमें जो कंबशन प्रोसेस यानी फ्यूल को जलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस सिलेंडर के बाहर होती है, लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन में हम देखेंगे कि फ्यूल को जलाने की जो प्रक्रिया है प्रोसेस है वो सिलेंडर के अंदर होती है। अब एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जब हम फ्यूल को बाहर जलाते हैं तो जो हमारा इंजन है वो इंजन स्मूथली रन करता है। क्योंकि जो फ्यूल है वो हम बाहर जला रहे हैं और सिर्फ वर्किंग सब्सटेंस को इंजन के अंदर एक्सपांड होने के लिए लेके आते हैं। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन में ऐसा नहीं होता। इंटरनल कंबशन इंजन में इट इज़ वेरी नॉइसी। नॉइसी क्यों होता है? नॉइसी इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो हम फ्यूल जलाते हैं वो कंबशन चैम्बर में ही जलाते हैं और वहीं पे वो एक्सपांड होता है, तो वहाँ पे दोनों प्रक्रियाएँ होती हैं। इस वजह से जो कंबशन इंजन है वो बहुत ज़्यादा नॉइसी होता है। अब हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल कंबशन है इसमें फ्यूल को बाहर जलाया जाता है, इसलिए इसको जलाने के लिए बहुत सारे एक्सेलरी मटेरियल्स या एक्सेलरी एपरेटस की ज़रूरत होती है। तो इस एपरेटस को लगाने के कारण द हैवी वेटेड एंड बल्की, ये जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है वो हैवी वेटेड और बल्की हो जाता है। बट इंटरनल कंबशन इंजन देखें तो इंटरनल कंबशन इंजन में कंबशन सिलेंडर के अंदर ही इंजन के अंदर ही किया जाता है, इसलिए उसमें हमें ज़्यादा पार्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इट इज़ द लाइट वेट एंड कम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑर्डिनरी मटेरियल की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। बट
एक्स्ट्रा इंटरनल कंबशन इंजन को यदि हम देखें तो इस इंटरनल कंबशन इंजन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। यदि इस टाइप की कंडीशंस है तो इस कंडीशंस के लिए जो हमें मटेरियल यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। इसलिए इट्स यूज स्पेशल मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, that is the difference. Now next, the external combustion engine जो है बहुत ही चीपर होता है, सस्ता होता है, ड्यू टू यूज ऑफ लो ग्रेड फ्यूल लाइक सॉलिड। जो हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन है ये सस्ता होता है। सस्ता इसलिए होता है क्योंकि हम इसमें लो ग्रेड फ्यूल यूज कर सकते हैं, सॉलिड फ्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा कोल है या और भी वुडन है और भी कोई भी फ्यूल है जो जलता है, कोई भी मटेरियल, उसको हम यूज कर सकते हैं। बट इंटरनल कंबशन इंजन में ऐसा नहीं है, इसमें हाई ग्रेड फ्यूल ही यूज करना पड़ता है। इसलिए ये जो इंटरनल कंबशन है इसकी जो रनिंग प्रोसेस है वो या मेंटेनिंग रनिंग जो कंडीशंस है वो कॉस्टली होती है, महंगी होती है। सिमिलरली एक्सटर्नल कंबशन से जो इंजन है इसकी जो थर्मल इफिशिएंसी वो लोअर होती है। लोअर क्यों होती है? लोअर इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो कंबशन प्रोसेस है वो इंजन के बाहर की जाती है, साथ ही साथ लो ग्रेड फ्यूल यूज किया जाता है, इसलिए इसकी जो इफिशिएंसी है वो कम होती है। और इसकी जो रेंज होती है वो 15 से 20% इसकी इफिशिएंसी आती है। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन में देखें इसकी जो थर्मल इफिशिएंसी हायर होती है, ये 35 से लेके 40% इसकी इफिशिएंसी आती है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें तो एक्सटर्नल इंजन कंबशन इंजन है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है कूलिंग के लिए, लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन में थोड़े वाटर की ज़रूरत होती है कूलिंग के लिए, क्योंकि ये छोटा और कॉम्पैक्ट होता है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ आईसी इंजन। कंपोनेंट्स यानी कि इसके कौन कौन से पार्ट्स इसमें रहते हैं। तो आईसी इंजन के जो मेन पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे हम देखें, सिलेंडर है, सिलेंडर हेड है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, केसिंग है, वॉल और पोर्ट है, कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर है, पिस्टन रिंग है, क्रैंक शाफ्ट है, फ्लाई व्हील है। ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके कंस्ट्रक्शंस में देखें कि इसमें क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ये इसका सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे ये पिस्टन होता है। ये पिस्टन रिवर्स फॉरवर्ड मूव करता है। सेम इस सिलेंडर के ऊपर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं। ये सिलेंडर हेड इस सिलेंडर को कवर करने के लिए रहता है और इस सिलेंडर हेड के ऊपर ही ये इनलेट और आउटलेट होते हैं और इस इनलेट और आउटलेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये वाल्व होते हैं, जैसे इनलेट वाल्व और ये अपना एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं। सेम यहाँ पे इसको जलाने के लिए, इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर्स होता है। यदि पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग होगा और यदि डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर होगा। यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड जो कि पिस्टन में यहाँ पे गजन पिन से कनेक्ट होती है और यहाँ पे क्रैंक से कनेक्ट होती है, क्रैंक पिन से। और ये जो क्रैंक है ये क्रैंक शाफ्ट में कनेक्ट होती है। यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट आपस में मिलके यहाँ से पिस्टन से जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। सेम यदि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक इसका क्रैंक केस होता है। क्रैंक केस का मतलब ये होता है कि नीचे जो ये क्रैंक शाफ्ट है इसको पूरा कवर करता है, साथ ही साथ इस क्रैंक केस में यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल फिल रहता है जो कि इस इंटरनल पार्ट को लुब्रिकेंट करता है। यहाँ पे ऊपर हम देखें तो ये कैम शाफ्ट हैं। इन कैम शाफ्ट की हेल्प से इन वॉल्व को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। जिस समय पे जिसको भी चलाना है उसको चलाया जाता है। इसको ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इस क्रैंक इस वॉल्व को रिटर्न कर देता है, अपना ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आता है। तो ये इस इंजन का कंस्ट्रक्शन था, यानी कि इसका। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ आईसी इंजन। वर्किंग ऑफ आईसी इंजन को समझने के लिए यहाँ पे हमने ये एनिमेशन वीडियो लिया हुआ है और इस एनिमेशन वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन
आगे पीछे रिवर्स फॉरवर्ड मूव कर रहा है। सेम यहाँ पिस्टन से जो कनेक्ट है ये कनेक्टिंग रॉड है, और इस कनेक्टिंग रॉड से यहाँ पे कनेक्ट है क्रैंक शाफ्ट। इस पिस्टन जो रिवर्स फॉरवर्ड रेसिप्रोकेट मूव कर रहा है, इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है क्रैंक शाफ्ट की हेल्प से। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ ये दो बार दिख रही हैं जो कि अप डाउन हो रही है। ये जो पहली बार है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी बार ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इंजन में ये इसका इनलेट है और ये इसका आउटलेट है। यहाँ से फ्यूल अंदर आता है और यहाँ से जली हुई गैसेस बाहर निकल जाती है, एग्जॉस्ट बोलते हैं। यहाँ ये ऊपर हम देखेंगे ये इसका फ्यूल इंजेक्टर्स है या स्पार्क प्लग है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी इंजन को चलाने के लिए जो इंजन की रिक्वायर्ड प्रोसेस हैं वो ये 4 प्रोसेस होती हैं, जिसमें सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। तो ये चारों की चारों प्रोसेस होना ज़रूरी है, तभी आपका इंजन चलेगा। अब ये चारों प्रोसेस इस इंजन में किस तरीके से कंप्लीट होती हैं इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे ये डायग्राम दिए हुए हैं, इसके थ्रू हम इसको समझते हैं। इसमें सक्शन, सबसे पहले सक्शन का मतलब वो है कि बाहर से कोई चीज़ अंदर खींचना। तो बाहर से कोई चीज़ अंदर तभी आ सकती है जब यहाँ पे अंदर का प्रेशर कम हो और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो। तो इस तरीके की कंडीशन प्रोड्यूस करने के लिए जब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, और इस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से बाहर की जो हवा है, एयर है या फ्यूल है, जो भी है मिक्सचर है, वो इस सिलेंडर में यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से जब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो ये हमारा एक जो फर्स्ट प्रोसेस सक्शन हो जाती है। अब दूसरी प्रोसेस है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना। तो जब हमारा पिस्टन सक किए हुए फ्यूल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है तो उस समय पर ये जो वाल्व हैं, ये दोनों वाल्व बंद होते हैं, और दोनों वाल्व बंद होने की वजह से जो सक किया हुआ फ्यूल है वो बाहर नहीं निकल पाता है और पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इस ड्यूरेशन में हमारे सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए प्रेशर और टेम्परेचर को बाद इस फ्यूल को जलाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। तो जलाने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस होती है, यदि पेट्रोल इंजन है तो हम इसमें स्पार्क प्लग लगाते हैं, और यदि डीजल इंजन है तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर रहता है और इसकी हेल्प से इसमें डीजल इंजेक्ट किया जाता है। स्पार्क प्लग में स्पार्किंग की जाती है, जिसे स्पार्क करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो स्पार्किंग करने के बाद यहाँ पे इग्निशन होता है, और इग्निशन होने के बाद जो हमारा फ्यूल कंप्रेस हो गया था वो सारा का सारा फ्यूल जलता है, जिसे हम कंबशंस बोलते हैं। इस कंबशंस के बाद इस सिलेंडर के अंदर फ्यूल से हीट निकलती है और गैसेस निकलती हैं। तो इस हीट के कारण जो गैसेस निकली हुई हैं वो गैसेस एक्सपांड होती हैं, और एक्सपांड होने के कारण इस पिस्टन के हेड पर एक थ्रस्ट लगता है, ये फोर्स लगता है, और इस फोर्स के कारण, इस थ्रस्ट के कारण हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो इसी जब ये पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपांसन, या हम इसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पावर स्ट्रोक या एक्सपांसन के कारण पिस्टन हमारा ऊपर से नीचे की ओर आता है। अब हम देखेंगे कि जब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आ गया है और हमारा सारा फ्यूल जल गया है, तो जले हुए फ्यूल से जो गैसेस निकली हुई हैं उन गैसेस को हमें बाहर निकालना होता है। तो उस गैसेस को बाहर निकालने के लिए अब हमारा जो पिस्टन है नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्जॉस्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी इंजन को चलाने के लिए ये चारों प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। तो ये हमारे इंजन की वर्किंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी यूज इन आईसी इंजन। आईसी इंजन में जो भी हम प्रोसेस या जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी।
टर्मिनोलॉजीज में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर का मतलब है हमारा जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का इंटरनल डायामीटर कितना है, या इस इंटरनल डायामीटर को नॉर्मली जो है हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है पिस्टन एरिया। पिस्टन एरिया का मतलब ये है कि जो हमारा पिस्टन हेड है, इस पिस्टन हेड के ऊपर की एरिया क्या है। तो ये जो एरिया होती है ये बोर डायामीटर से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, जिसे हम पिस्टन एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है स्ट्रोक, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेंथ है। इस स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जो हमारा पिस्टन है एक बार में ऊपर से नीचे जितना डिस्टेंस कवर करता है मूव करने पर, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रोक। नेक्स्ट है डेड सेंटर। डेड सेंटर का मतलब है ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा जो पिस्टन है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ये हमारा डेड सेंटर कहलाते हैं। ये जो डेड सेंटर है पिस्टन के द्वारा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक कवर किया जाता है सिलेंडर में, वो हमारे पॉइंट डेड सेंटर कहलाते हैं। डेड सेंटर दो टाइप के होते हैं। एक होता है बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर का मतलब है डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज नियरेस्ट टू द क्रैंक। इसमें यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे तो ये हमारा डेड सेंटर है, जिसे हम BDC बोल रहे हैं, बॉटम डेड सेंटर। इसका मतलब ये है कि पिस्टन हमारा क्रैंक शाफ्ट में के ज़्यादा से ज़्यादा पास कब रहता है, किस पॉइंट पर रहता है, वो पॉइंट कहलाता है बॉटम डेड सेंटर। दूसरा है टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मतलब होता है ऊपर की ओर पिस्टन मैक्सिमम किस पॉइंट पर रहता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिस्प्लेसमेंट्स वॉल्यूम और द शिफ्ट वॉल्यूम। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द VS। इसको हम VS से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जितना वॉल्यूम कवर करता है, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम, जिसे हम मैथमेटिकली VS से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द एरिया ऑफ पिस्टन और सिलेंडर इनटू लेंथ L एंड डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से स्ट्रोक, ठीक है। सो एरिया multiply with stroke, that is called swept volume. Now next is the clearance volume. clearance volume का मतलब होता है खाली स्पेस। जब जो हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है, बट फिर भी वहाँ पे कुछ स्पेस खाली रह जाता है जहाँ पे हमारा पिस्टन नहीं पहुँच पाता है, उस जगह को हम बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम। ये जो क्लीयरेंस वॉल्यूम है इसको हम शॉर्ट में VC से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम यहाँ इस डायग्राम में देखें। ये डायग्राम में ये यहाँ पे ये हमें स्पेस ये दिख रहा है, ये क्लीयरेंस वॉल्यूम है। नेक्स्ट है सिलेंडर वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ये इस सिलेंडर के अंदर टोटल कितना वॉल्यूम है, जब हमारा वर्किंग सब्सटेंस वर्क करता है उस समय पे कितना वॉल्यूम जनरेट होता है। तो ये जो वॉल्यूम रिप्रेजेंट किया जाता है, या ये जो वॉल्यूम वहाँ पर अवेलेबल होता है, इस वॉल्यूम की जो वैल्यू है इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वॉल्यूम है VS प्लस VC का जो है सबमिशंस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमारा सिलेंडर वॉल्यूम कहलाता है। नाउ कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो जो है ये स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लीयरेंस वॉल्यूम का रेशियो होता है। मोस्टली कंप्रेशन रेशियो जो है नंबर के 1 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ IC इंजन। सो इन दिस engine the combustions of air and fuel take place inside the cylinder and are used as a direct motive force. It can be classified into the following types.
तो इस इंजन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरनल इंजन है जिसमें हम फ्यूल सिलेंडर के अंदर जलाते हैं और जिसके कारण हमारा जो पिस्टन है वो मूव करता है, उसको हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इंजन क्लासीफाइड करने के कुछ बेसिस हैं, उस बेसिस पे हम इनको क्लासीफाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ इंजन डिजाइन, इंजन की जो डिजाइन है उस डिजाइन के अकॉर्डिंग इंजन को हम दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है और दूसरा है रोटरी इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट होता है, लेकिन जो रोटरी इंजन है उसमें टरबाइन एंड इम्पेलर्स रहता है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द फ्यूल, इंजन में किस टाइप का फ्यूल यूज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इंजन की का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैसियस इंजन जो सीएनजी एलपीजी गैसेस से चलते हैं, एल्कोहलिक इंजन तो ये मेथनॉल वगैरह से चलने वाले इंजन होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ स्ट्रोक एज फॉर साइकिल, यानी कि कितने स्ट्रोक एक साइकिल को कंप्लीट करने में यूज करता है उस तरीके के इंजन भी होते हैं, जैसे हम 4 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल जलाने का क्या क्या तरीका है उस तरीके के अकॉर्डिंग भी इंजन को हम क्लासिफाइड करते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन है, कंप्रेस इग्निशन इंजन है, हॉट स्पॉट इग्निशन इंजन है। स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन के लिए रहता है, कंप्रेस इग्निशन इंजन डीजल इंजन के लिए रहता है और हॉट स्पॉट इंजन ये भी अपना डीजल इंजन या सेम इंजन के लिए रहता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू वर्किंग साइकिल, जो थर्मोडायनेमिक इंजीनियरिंग में जो वर्किंग साइकिल यूज की जाती है उस वर्किंग साइकिल के अकॉर्डिंग भी हम इंजन को क्लासिफाइड करते हैं। इसमें जो है ऑटो साइकिल है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करती है, दूसरा है डीजल साइकिल है जो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करती है और तीसरा डुअल साइकिल है जो कि सेमी डीजल साइकिल पे काम करती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्यूल सप्लाई एंड मिक्सचर्स प्रिपरेशंस, यानी कि फ्यूल जो हम सप्लाई करते हैं उसको किस तरीके से और जो फ्यूल की जब मिक्सचर से कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं उसका भी एक तरीका है इसको डिवाइड करने का। तो इसको क्लासीफाइड करने के लिए सबसे पहले कार्बोरेटर टाइप्स है जिसमें हम कार्बोरेटर्स यूज करते हैं और उसकी हेल्प से फ्यूल को सप्लाई किया जाता है। दूसरा है फ्यूल इंजेक्शन टाइप्स है जिसमें फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर्स ऑफ सिलेंडर्स, इंजन में कितने सिलेंडर्स लगे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें है सिंगल सिलेंडर इंजन है और मल्टी सिलेंडर इंजन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मेथड ऑफ कूलिंग, इंजन को कूल करने के लिए हम किस तरीके की मेथड यूज करते हैं। तो इसमें है वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। नेक्स्ट स्पीड ऑफ इंजन, स्पीड इंजन की स्पीड किस टाइप की है, स्लो स्पीड है, मीडियम स्पीड है एंड हाई स्पीड है, ये भी इसके क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट सिलेंडर अरेंजमेंट, सिलेंडर की का अरेंजमेंट कैसा है, सिलेंडर वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, इनलाइन सिलेंडर है, वी टाइप सिलेंडर है, रेडियल सिलेंडर है, अपोजिट सिलेंडर या पिस्टन टाइप के इंजन, ये क्लासिफिकेशन से सिलेंडर अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वॉल और पोर्ट डिजाइन एंड लोकेशन, वॉल है कि पोर्ट है। जैसे 4 स्ट्रोक इंजन देखेंगे तो इसमें ओवरहेड आई हेड होता है, साइड वॉल एल हुड होता है। बट 2 स्ट्रोक इंजन में हम देखेंगे तो क्रॉस स्क्वेंजिंग है, लूप स्क्वेंजिंग है, अनफ्लो स्क्वेंजिंग है, ये इनकी डिजाइन के तरीके हैं। नेक्स्ट है मेथड गवर्निंग, मेथड गवर्निंग में हिट एंड मिस गवर्नड इंजन्स हैं, क्वांटिटेटिवली गवर्नड इंजन्स हैं एंड क्वालिटेटिवली गवर्नड इंजन है, यानी कि फ्यूल को क्वांटिटी के हिसाब से गवर्न कर सकते, इंजन को कंट्रोल कर सकते हैं
क्वालिटी के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये अलग अलग कंट्रोलिंग करने के जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग इंजन है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो एप्लीकेशन मतलब इनको किस किस जगह पे यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे ऑटोमोटिव इंजन हैं फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट, ज़मीन में चलने वाले इंजन उनको हम ऑटोमोटिव बोलते हैं। मरीन इंजन हैं जो कि हमारे शिप्स को प्रोपेल करने में यूज किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट इंजन हैं जो कि एयरक्राफ्ट को चलाने में यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल इंजन्स हैं। इंडस्ट्रियल इंजन्स मतलब जो कि इंडस्ट्री में प्राइम मूवर्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं और भी कोई डिवाइसेस हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ इन इंजन को यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन था। अब हम यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन्स जो मेनली है इसको 2 टाइप से जो है डिवाइड किया है। एक तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग फ्यूल, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। जो पेट्रोल इंजन है इसको फिर से सब डिवाइड किया है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सिमिलरली डीजल इंजन को भी सब डिवाइड किया है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, यानी कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का कंस्ट्रक्शंस यानी कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किसके जगह पे होते हैं, साथ ही साथ उसकी वर्किंग यानी कि वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारे पास मॉडल का फिगर है, एक फ़ोटो है। ये वर्किंग मॉडल है जो कि स्टेटिक के लिए यूज किया जाता है। इस मॉडल की हेल्प से, ये कट सेक्शन मॉडल है, कट सेक्शंस मॉडल की हेल्प से हम इजीली उसके कंपोनेंट्स को समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि कोई भी इंजन है तो कोई भी इंजन का जो मेन पार्ट्स होता है वो होता है सिलेंडर और पिस्टन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ये नीचे वाला ये दिख रहा है, ये पिस्टन है। तो ये सिलेंडर और पिस्टन है। ये सिलेंडर, इसके बाद इसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है। ये क्रैंक में गजन पिन यहाँ लगी हुई है। पिस्टन और क्रैंक से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड को यहाँ पे हम देखेंगे कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। यहाँ पे हमारे पास ये मॉडल है, वर्किंग मॉडल का फोटो है। और इस वर्किंग मॉडल के पिक्चर्स में हम देखेंगे कि इंजन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, इंजन के मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। इसके अलावा ये यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है। कनेक्टिंग रॉड यहाँ गजन पिन से कनेक्ट है पिस्टन में और यहाँ पे क्रैंक पिन से कनेक्ट है क्रैंक में। ये यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है जो कि इस पिस्टन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन आता है, इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। यहाँ ऊपर साइड हम देखेंगे तो ये पिस्टन हेड है। इस पिस्टन हेड के ऊपर यहाँ पे ये इनलेट और आउटलेट लगे हुए हैं। यहाँ पे ये इनलेट वाल्व है और यहाँ पे ये आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल्व कहलाता है। ये पेट्रोल इंजन है, इसलिए पेट्रोल इंजन में मेनली यहाँ पे कार्बोरेटर लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से पेट्रोल और एयर का एक स्पेसिफाई मिक्सचर्स बनाया जाता है। और यहाँ पे पेट्रोल इंजन में यहाँ हम देखेंगे ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। इस स्पार्क प्लग की हेल्प से इसको फ्यूल को जलाया जाता है, स्पार्किंग या इग्निशन किया जाता है। साथ ही ये 4 स्ट्रोक इंजन है, तो 4 स्ट्रोक इंजन होने की वजह से इस इंजन में इस इंजन को चलाने के लिए इस स्पार्क प्लग को हमें इस क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन पर एक बार स्पार्किंग करना होता है। तो इस तरीके के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये कैम मैकेनिज्म्स होता है। ये कैम मैकेनिज्म्स क्रैंक शाफ्ट की जो रोटेशन है, इस रोटेशन की रिस्पेक्ट में कैम शाफ्ट को रोटेशन हाफ कर देता है। और इस हाफ रोटेशन की हेल्प से यहाँ पे जब हमारा क्रैंक शाफ्ट 2 बार रोटेट होता है तो यहाँ पे कैम शाफ्ट एक बार इस स्पार्क प्लग को ऑपरेट करने के लिए सिग्नल देता है। और इस तरीके से स्पार्क प्लग क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन करने पर एक बार स्पार्किंग करता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे ये यहाँ हमारा फ्लाई व्हील लगा हुआ,
फ्लाई व्हील का काम है। जो यहाँ से पावर आता है उस पावर में फ्लक्चुएशंस होता है। क्यों फ्लक्चुएशंस इसलिए होता है क्योंकि ये जो पिस्टन है, पिस्टन 4 बार जब रिवर्स फॉरवर्ड 4 स्ट्रोक मूव करता है तो उस 4 स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक ऐसा होता है जिसमें पावर मिलता है, रिमेनिंग 3 स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं जो कि खाली रहते हैं। तो 3 स्ट्रोक के ड्यूरेशन में पावर नहीं मिलता है, तो पावर का फ्लक्चुएशंस होता है। तो इस पावर के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये फ्लाई व्हील होता है, जो कि अपने इनर्शिया के प्रिंसिपल पे इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। आइए अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग प्रोसीजर ये कैसे काम करता है। तो वर्किंग प्रोसीजर को समझने के लिए यहाँ पे हमने एनिमेशन वीडियो लिया है और ये एनिमेशन वीडियो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का है। तो अब हम इसको देखते हैं कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे ये कार्बोरेटर होता है और ये जो कार्बोरेटर है एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाता है। जब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है तो इस ड्यूरेशन में सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पे सक होती है और ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है यहाँ पे वेंचुरी में जाती है। ये जो वेंचुरी है इस वेंचुरी में जाती है। इस वेंचुरी में जाने पर यहाँ पे इसका जो कार्बोरेटर के अंदर इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और ये जो हमारा फ्यूल चैम्बर है इसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ से जो फ्यूल है यहाँ वेंचुरी में स्प्रे हो जाता है और ये जो फ्यूल है ये फ्यूल फिर एयर में मिक्स हो जाता है। एयर में मिक्स होने के बाद फिर ये फ्यूल हमारा सक्शन के थ्रू सिलेंडर के अंदर चला जाता है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रोसेस सक्शन हो जाती है। अब फ्यूल अंदर जाने के बाद फिर हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ये जो हमारा फ्यूल है ये कंप्रेस होता है और कंप्रेस होने के बाद जैसे ही पिस्टन हमारा ऊपर पहुंचने वाला होता है उसके जस्ट पहले इस स्पार्क प्लग से हम स्पार्किंग करते हैं। जब स्पार्किंग होती है तो ये यहाँ पे फ्यूल हमारा इग्नाइट होता है और इग्नाइट होने की जो प्रोसेस है उसको हम इग्निशन बोलते हैं और इस इग्नाइट होने के बाद जो हमारा फ्यूल है वो कम्बसन यानी जलना चालू कर देता है और ये बहुत ही फास्ट स्पीड से चलता है। जैसे ये फ्यूल जलता है जलने के बाद इस फ्यूल से हीट निकलती है और फिर इस हीट के निकलने से जो हमने ये फ्यूल भेजा था उससे जो गैसेस बनी हुई हैं वो गैसेस हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपांड होती हैं और इसके एक्सपांड होने से जो पिस्टन है इसके पिस्टन के हेड पर एक थ्रस्ट लगता है और इस थ्रस्ट के कारण पिस्टन हमारा नीचे की ओर मूव करता है। इस तरीके से हमारा तीसरा जो स्ट्रोक है या तीसरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है जिसे हम एक्सपांसन या पावर स्ट्रोक बोलते हैं। इसके बाद फिर हमारा जो पिस्टन है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है और इस ड्यूरेशन में जो जली हुई गैसेस थी या जिसे हम फ्लू गैसेस बोलते हैं, इस फ्लू गैसेस यहाँ से इस वॉल्व के खुलने पर यहाँ से एग्जॉस्ट होके बाहर एनवायरनमेंट में निकल जाते हैं। इस तरीके से ये हमारा पिस्टन ये हमारा इंजन काम करता है। अब इस पिस्टन के द्वारा जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन किया जा रहा है इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में इस तरीके से कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंक को कनेक्ट किया था। फिर एक क्रैंक जो है क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होती है और क्रैंक शाफ्ट जो है इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ये नीचे जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका केसिंग कहलाता है। केसिंग में ये यहाँ पे दिख रहा है ये लुब्रिकेंट भरा है जो कि कंपोनेंट को लुब्रिकेंट करने में हेल्प करता है। इस तरीके से ये हमारे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का कंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि उसके कंपोनेंट कौन कौन से कहाँ पे लगे हुए हैं और उसकी वर्किंग कैसे काम करता है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा कि जो हमारा पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कुछ कंपोनेंट बस बदले जाते हैं, बाकी कंपोनेंट सब सेम होते हैं। तो इसमें जो कुछ कंपोनेंट बदले जाते हैं हम उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो जो कुछ कंपोनेंट्स में सबसे पहले यहाँ पे हमें ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये हमारा एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर का जो यूज होता है उसका यूज होता है एटमॉस्फेरिक जो एयर आ रही है उस एयर को
फिल्टर करना, कुछ डस्ट वगैरह होती है तो उस डस्ट वगैरह को यहाँ से फ़िल्टर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये फ्यूल इंजेक्टर है। फ्यूल इंजेक्टर का काम है जो डीजल है उसको यहाँ एटम के फॉर्म में स्प्रे करना, एटमाइज फॉर्म में इस यहाँ पे स्प्रे किया जाता है इस फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से। और ये हमारा प्रेशर पंप है या इसे हम फ्यूल पंप बोलते हैं। इस पंप की हेल्प से हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है और ये हाई प्रेशराइज्ड जो फ्यूल है ये फ्यूल इंजेक्टर से फिर यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। तो ये इसके 3 एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट्स हैं जो कि सिर्फ डीजल इंजन में होते हैं, बाकी के सारे कंपोनेंट सेम जो पेट्रोल इंजन में होते हैं वही इसमें होते हैं। आइए अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग भी लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह पे यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है, लेकिन जो इग्निशन करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। आइए हम देखते हैं इस 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में यहाँ पे सक्शन प्रोसेस के दौरान सिर्फ एयर को सक किया जाता है, इसमें डीजल को या फ्यूल को नहीं मिलाया जाता। प्योर एयर को सक करने के बाद फिर पिस्टन कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने पर यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो 30 से 40 बार के आसपास पहुँच जाता है। और इतने प्रेशर पे यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है ये जो कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर है ये टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इतने टेम्परेचर में ये जो हमारा फ्यूल डीजल है यदि हम इसको स्प्रे करते हैं तो ये यहाँ पे सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। सेल्फ इग्नाइट इसलिए होता है क्योंकि इस डीजल की ये फिजिकली प्रॉपर्टी है, इसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो 450 से 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसी वजह से जो डीजल है ये यहाँ पे अपने आप सेल्फ इग्नाइट हो जाते हैं, या इसलिए हम इस डीजल इंजन को बोलते हैं कंप्रेस्ड इग्निशन। कंप्रेस्ड इग्निशन इसीलिए क्योंकि कंप्रेशन के कारण इसमें इग्निशन हुआ है। फिर इसके बाद इसकी सेम प्रोसेस होती है और जो कंप्रेशन के बाद इसमें फ्यूल से हीट निकलती है और कंबशन के बाद फ्यूल से हीट निकलती है और फिर उस हीट के से जो फ्लू गैसेस हैं वो फ्लू गैसेस एक्सपांड होती हैं और एक्सपांड होने के बाद फिर उन गैसेस को हम नेक्स्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट के थ्रू यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो ये वर्किंग प्रोसेस होती है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अभी हमने 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में देखा था। 4 स्ट्रोक इंजन में हमने ये देखा था कि जो 4 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं ये अपनी चारों प्रोसेस सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट को कंप्लीट करने के लिए पिस्टन को 4 बार ऊपर नीचे मूव कराता है, यानी पिस्टन 4 स्ट्रोक को कवर करता है, इसलिए इनको हम 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन का मतलब यही है कि यहाँ पे ये जो इंजन होंगे ये इंजन चारों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो कि इंजन के लिए रिक्वायर्ड है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट, इसको कंप्लीट करने के लिए ये 2 बार पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करते हैं और हमारे चारों प्रोसेस हो जाती हैं। तो अब हम यहाँ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। कंस्ट्रक्शंस का मतलब यही है कि उसके कौन से कंपोनेंट किस किस जगह पे लगे हुए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास मॉडल का फ़ोटो है जो कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। यहाँ पे हम देखेंगे मेनली ये हमारा यहाँ पे सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर और ये मेन पिस्टन होता है। यहाँ पे हम देखेंगे 2 स्ट्रोक इंजन में यहाँ पे ये पोर्ट होते हैं। ये एग्जॉस्ट पोर्ट है रेड कलर का जो दिख रहा है और ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ये इनलेट पोर्ट है। और ये यहाँ पे कार्बोरेटर्स लगा हुआ है। इस कार्बोरेटर का काम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को बनाता है। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो ट्रेंगुलर टाइप के शेप पर दिख रहा है ये फिन्स है। इनका काम है इस इंजन की बॉडी को कूल करना। एटमॉस्फेरिक एयर की हेल्प से ये फिन्स ठंडी होती हैं और जैसी ये ठंडी होती है तो इस बॉडी को भी कूल कर देती। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस साइड में ये जो गया हुआ है ये ट्रांसफर पोर्ट कहलाता है।
और यहाँ पे हम देखेंगे ये कनेक्टिंग रॉड है जो कि पिस्टन से कनेक्ट है, पिस्टन की गजन पिन से कनेक्ट है, और दूसरी जगह पे कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे क्रैंक पिन से कनेक्ट है, और ये हमारा क्रैंक शाफ्ट कहलाता है। और यहाँ पे काउंटर वेट लगा हुआ है जो कि इसके वेट को यहाँ पे काउंटर करने के लिए। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे तो ये केसिंग है, इस केसिंग के अंदर हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है ये रोटेट होता है और इसमें यहाँ पे नीचे लुब्रिकेंट भरा रहता है। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील का जैसा मैंने बताया कि इसका काम होता है जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है एनर्जी का, पावर का, उसको मेंटेन करना, उसको एवरेज में बनाए रखना। अब हम देखेंगे वर्किंग। तो इसको वर्किंग को देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये एनिमेशन वीडियो है। इस एनिमेशन वीडियो की हेल्प से हम 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग समझेंगे। तो सेम यहाँ पे हमने देखा कि ये यहाँ पे हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है, ये ट्रांसफर पोर्ट्स है, ये पिस्टन हमारा जो मूव कर रहा है, ये हमारा क्रैंक है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये कनेक्टिंग रॉड है। देखिए इसकी वर्किंग हम कैसे ये काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंजन जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसको चलाने के लिए जो चारों प्रोसेस सेपरेट होती हैं, उन चारों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पिस्टन हमारा 2 बार मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाता है तो यहाँ पे देखिए इनलेट वाल्व खुल जाता है, यानी सक्शन होता है। और सेम ही दूर जैसे यहाँ से ऊपर जाती है देखिए कंप्रेस हो रहा है, यानी कि सक्शन और कंप्रेशन पिस्टन जब हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाता है तो दोनों प्रोसेस सक्शन और कंप्रेशन हो जाती हैं। और उसके बाद स्पार्क इग्निशन होता है। जैसे इग्निशन होता है कंबसन चालू हो जाता है। कंबसन के बाद फिर हमारा पिस्टन ऊपर से थ्रस्ट के कारण ऊपर से नीचे तक यहाँ तक आता है। जैसे ही यहाँ तक आता है तो ये एक्सपांसन स्ट्रोक कहलाता है, और जैसे ही इससे थोड़ा सा नीचे आता है तो ये हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है, और एग्जॉस्ट पोर्ट की हेल्प से यहाँ से फ्यू गैसेस बाहर निकल जाती हैं। तो ये हमारा एक्सपांसन और एग्जॉस्ट जो है स्ट्रोक हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। सो जैसा कि हमने 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में देखा था वैसे ही कंपोनेंट्स इस 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में होते हैं, बट यहाँ पे जो स्पेशली कंपोनेंट चेंज होते हैं, यहाँ पे 3 स्पेशली कंपोनेंट चेंज होते हैं। जैसा कि यहाँ पे एयर फिल्टर होता है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है, और जस्ट लाइक इस फिगर के पीछे एक प्रेशर पंप लगा हुआ है, जैसा कि हमने 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में देखा था। तो वो प्रेशर पंप होता है। बाकी कंस्ट्रक्शन सेम होता है जैसा कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमने देखा है। अब इसकी वर्किंग समझने के लिए सेम प्रोसेस होती है। इसमें सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो फ्यूल 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग हुआ करता था, उस स्पार्क प्लग की जगह पे यहाँ पे हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर्स होता है। इस इंजन में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे ये पिस्टन के हेड पे ये एक पोर्शन निकला हुआ लगा है जिसे हम डिफ्लेक्टर्स बोलते हैं। इस डिफ्लेक्टर्स का काम ये होता है कि ये ट्रांसफर पोर्ट से जो फ्यूल आता है वो फ्यूल फ्रेश फ्यूल्स डायरेक्ट इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर ना निकल जाए, इसलिए इस डिफ्लेक्टर की हेल्प से इस फ्यूल को इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि ये ट्रांसफर पोर्ट और जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है इनका जो खुलने का टाइमिंग है वो दोनों सेम होते हैं। अब हम देखें कंपैरिजंस ऑफ एसआई एंड सीआई इंजन। एसआई इंजन यानी पेट्रोल इंजन, सीआई इंजन यानी डीजल इंजन। इन दोनों इंजनों में क्या कंपैरिजंस हैं, तो इनके जो कंपैरिजंस हैं देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एसआई इंजन। एसआई इंजन में जो वर्किंग साइकिल है जो कि उसे हम ऑटो साइकिल के नाम से जानते हैं, ऑटो साइकिल बोलते हैं। बट जो सीआई इंजन है इसमें जो वर्किंग साइकिल है वो डीजल साइकिल के नाम से जाना जाता है, और डीजल साइकिल के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। यहाँ पे जो फ्यूल यूज किया जाता है पेट्रोल या गैसोलीन फ्यूल यूज किया जाता है। Now comparison of SI and CI engine. In the SI engine, that means the self ignition engine, that means petrol engine, and CI is the compressed ignition engine, that means diesel engine. सो हम यहाँ पे देखेंगे जो SI इंजन है, SI इंजन में जो वर्किंग साइकिल्स होती है, जो थर्मोडायनामिक साइकिल्स होती है वो ऑटो साइकिल यूज होती है। बट
सीआई इंजन में हम देखेंगे जो वर्किंग साइकिल है वो डीजल साइकिल यूज होती है। यहाँ पे हम देखेंगे जो एसआई इंजन है, एसआई इंजन में जो फ्यूल यूज किया जाता है ये पेट्रोल या गैसोलीन होता है जिसकी हाई ऑक्टेन वैल्यू होती है। बट सीआई इंजन में डीजल वगैरह यूज किया जाता है जिसका हाई सीटेन नंबर होता है। इस टाइप के फ्यूल यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो एसआई इंजन है, इस एसआई इंजन की हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट सीआई इंजन में जो फ्यूल यूज किया जाता है उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीजल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो एसआई इंजन है इसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर एक साथ सक्शन स्ट्रोक में सक किया जाता है। पर हम जो सीआई इंजन में देखेंगे, सीआई इंजन में हम सिर्फ एयर को सक करते हैं और बाद में कंप्रेस्ड एयर के साथ फिर फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से इसमें कंबशन प्रोसेस अप्लाई होती है। यहाँ पे हम देखेंगे जो सीआई इंजन है, सीआई इंजन में कार्बोरेटर की हेल्प से जो मिक्सचर को प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसको थ्रोटल वाल्व के थ्रू उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है। बट यहाँ पे हम सीआई इंजन में देखेंगे, सीआई इंजन में जो हाई प्रेशर पंप की हेल्प से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और फ्यूल पंप की हेल्प से उस फ्यूल की जो क्वांटिटी है उसको रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे हम एसआई इंजन में देखेंगे, एसआई इंजन में जो स्पार्किंग के लिए स्पार्क प्लग यूज किया जाता है, इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग यूज किया जाता है। बट सीआई इंजन में हमें इस इग्निशन करने के लिए कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। यह सेल्फ खुद के प्रेशर के कारण ही इतना टेम्परेचर डेवलप करता है जिसके कारण इसमें सेल्फ इग्निशन हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो एसआई इंजन है, एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो 6 से 10 के रेंज में रखते हैं। बट यहाँ पे हम देखेंगे सीआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो हाई रखा जाता है जिसकी जो रेंज है वो 14 से लेकर 22 के बीच में होती है। यहाँ पे हम देखेंगे जो एसआई इंजन है इसकी जो थर्मल इफिशियंसी मैक्सिमम रेट पे हायर होती है क्योंकि इसका वेट भी लो होता है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे सीआई इंजन में जो थर्मल इफिशियंसी लोअर होता है यदि इसकी मैक्सिमम आरपीएस पे हम इसको चलाएं। सेम हम देखते हैं कि मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी ड्यू टू द लोअर कंप्रेशन रेशियो। यदि ऐसा इंजन में अगर हम कंप्रेशन रेशियो कम रखते हैं तो थर्मल एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा होती है। बट अगर हम सीआई इंजन को देखें तो सीआई इंजन में यदि हमें थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो कंप्रेशन रेशियो भी हम यहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ेगा। इस टाइप से जो यहाँ पे देखेंगे जो एसआई इंजन होता है ये लाइटर होता है और जो सीआई इंजन होता है वो हैवियर होता है ड्यू टू द हाई प्रेशर। क्योंकि जब हम हाई प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स हैवी होने चाहिए और इस वजह से जो हमारा इंजन है वो हैवियर हो जाता है। अब हम देखेंगे कंपैरिजन्स ऑफ 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन है और 2 स्ट्रोक इंजन है, इनमें क्या कंपैरिजन है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है इसका मतलब ये होता है कि जिसमें पिस्टन हमारा 4 बार या क्रैंक शाफ्ट 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करती है उसको हम 4 स्ट्रोक बोलते हैं। और इस 4 स्ट्रोक ड्यूरेशन में इंजन हमारी चारों प्रोसेस सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट कंप्लीट करता है। बट 2 स्ट्रोक इंजन में जो पिस्टन हमारा 2 बार ऊपर नीचे या हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है और इसी रिवोल्यूशन के ड्यूरेशन में इंजन के द्वारा चारों प्रोसेस सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट प्रोसेस कंप्लीट की जाती हैं। सेकंड जो है 1 पावर स्ट्रोक इन द एवरी 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, यानी कि क्रैंक शाफ्ट जब 2 बार रिवोल्यूट करती है उस समय पे 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में हमें 1 बार क्रैंक शाफ्ट के रिवोल्यूट होने पर 1 बार पावर मिलता है। इसका मतलब ये है कि 2 स्ट्रोक इंजन में हमें ज़्यादा पावर मिलता है, यानी कि इसमें ज़्यादा ताकत होती है। दूसरा हम देखेंगे जो 4 स्ट्रोक इंजन है इसके लिए, क्योंकि ये 2 बार रिवोल्यूट करने में 1 बार पावर देता है, इसलिए इसकी एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें हैवियर फ्लाई व्हील की ज़रूरत पड़ती है। और
साथ ही साथ इससे जो एनर्जी निकलती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि ये 4 बार पिस्टन जब मूव करता है उसमें से एक मूवमेंट में उसको पावर मिलता है, इसलिए जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। बट जो 2 स्ट्रोक इंजन है इसके लिए हमें लाइटर फ्लाईव्हील की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे जो एनर्जी मिलती है वो 2 बार पिस्टन के मूव करने पर 1 बार पावर मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा अनयूनिफॉर्म नहीं होती है। साथ ही हम देखेंगे कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है इसमें लेस पावर प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन, क्योंकि जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो 2 बार रिवोल्यूट करने पर इससे डबल पावर जनरेट करेगा, क्योंकि 2 बार ये स्पार्किंग करेगा। साथ ही हम देखेंगे कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है जो 4 स्ट्रोक इंजन है ये हैवी एंड बल्की होगा। हैवी और बल्की इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स लगे होते हैं, जैसे कैम शाफ्ट है, वॉल्व ऑपरेटिंग वॉल्व्स हैं, इन सब को चलाने के लिए हमें अलग से इसमें अटैचमेंट लगाना पड़ते हैं। इस वजह से जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है बल्की हो जाता है, हैवी हो जाता है। लेकिन यदि हम 2 स्ट्रोक इंजन्स देखें तो 2 स्ट्रोक इंजन्स जो है लाइट एंड कम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसके मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं। इसमें वॉल्व की जगह पोर्ट होते हैं जो कि मूविंग नहीं होते, वो फिक्स होते हैं। इस वजह से ये जो 2 स्ट्रोक इंजन है ये लाइटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे लेजर कूलिंग एंड लुब्रिकेंट रिक्वायरमेंट्स। इस सिस्टम में हीट कम जनरेट होती है, हीट का लॉसेस कम होता है, इस वजह से कूलिंग सिस्टम हमें कम ज़रूरत पड़ती है। 2 स्ट्रोक इंजन में हीट का जो जनरेशंस ज़्यादा होता है, इसलिए हमें यहाँ कूलिंग के लिए ज़्यादा लुब्रिकेंट और वाटर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखेंगे लेसर रेट ऑफ वेयर एंड टेयर। यहाँ पे वही जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, लेकिन हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्वांटिटी लो होती है, इस वजह से वेयर एंड टेयर इस टाइप के इंजन्स में कम होता है। लेकिन यहाँ जो 2 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में हाई क्वालिटी में जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है, और इस ज़्यादा क्वांटिटी की हीट के प्रोड्यूस होने से इंजन के अंदर रेट ऑफ वेयर एंड टेयर ज़्यादा रहता है। यहाँ पे हम देखें कंटेंस वॉल्व एंड वॉल्व मैकेनिज्म। यहाँ पे वॉल्व एंड वॉल्व मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पे हमें वॉल्व मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इट हैव्स पोर्ट्स अरेंजमेंट, इसमें पोर्ट्स रहते हैं। साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे जो 4 स्ट्रोक इंजन है इट्स हायर इनिशियल कॉस्ट। 4 स्ट्रोक इंजन्स में जो मूविंग कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उसकी वजह से इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो हायर हो जाती है। लेकिन जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है इसकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो चीपर होती है, सस्ता होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मूविंग कंपोनेंट्स होते नहीं हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होता है। साथ ही हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज मोर ड्यू टू द ग्रेटर टाइम ऑफ इंट्रैक्शंस। यहाँ पे जो हम फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल जलाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि पिस्टन हमारा जो है एक पूरा स्ट्रोक का टाइमिंग देता है फ्यूल को जलने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे 2 स्ट्रोक, और इस वजह से जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 2 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं उस 2 स्ट्रोक इंजन्स में एक स्ट्रोक को कंप्लीट करने, एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आधा स्ट्रोक का टाइम मिलता है। उस आधे स्ट्रोक में जो फ्यूल है वो पूरी तरह से नहीं जल पाता है, और साथ ही साथ जो है उसमें जो वॉल्यूम ट्रांसफ़र होता है वो वॉल्यूम की क्वांटिटी कम होती है, इस वजह से यहाँ पे इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है। साथ ही थर्मल एफिशिएंसी इज हायर एंड आल्सो पार्ट लोड एफिशिएंसी बेटर। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। वही थर्मल एफिशिएंसी इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हर एक स्ट्रोक में सेपरेट उसको टाइमिंग और डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और जो हमारा फ्यूल है उस टाइमिंग में पूरी तरह से जल जाता है। बट यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता है, इसको टाइमिंग कम मिलता है। साथ ही नेक्स्ट है इट्स यूज वेयर द एफिशिएंसी इज इम्पॉर्टेंट। इस टाइप के जो 4 स्ट्रोक इंजन वहाँ पे यूज किए जाते हैं जहाँ पर एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। कमर्शियल पर्पज़ में इस टाइप के इंजन को यूज किया जाता है।
बट जो टू स्ट्रोक इंजन्स हैं उनको वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे लो कॉस्ट हो, कॉस्ट कम हो, हैवी लो वेटेड हो, जहाँ पे जगह कम है, लो वेटेड है, इस जगह पे, इस तरीके की जगह पे हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इनका एग्जांपल्स हैं, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन के एग्जांपल हैं कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियल इंजन्स, एरोप्लेन्स, पावर जनरेटर्स, इस जगह पे इनका यूज किया जाता है। और अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो स्कूटर, मोटर साइकिल्स हैं, मोपेड्स हैं, पॉपुलेशन शिप्स हैं, तो इस टाइप की जगह पे जो है हम 2 स्ट्रोक इंजन को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं सिलेंडर अरेंजमेंट। सिलेंडर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं कि यहाँ हमारे जो सिलेंडर्स अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इंजन को किस तरीके से बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनलाइन इंजन। इनलाइन इंजन का मतलब है कि सारे सिलेंडर एक ही लाइन में पैरेलली उनको कनेक्ट किया जाएगा और एक लंबी क्रैंक शाफ्ट पर सारे जो इंजन्स हैं वो रन करेंगे। तो इस टाइप के इंजन का ये यहाँ पे मॉडल है, ये है इनलाइन, इस टाइप का फिगर है, ये है इनलाइन इंजन। दूसरा है हमारा वी इंजन। वी इंजन दैट मीन्स यहाँ पे 2 सिलेंडर्स होते हैं और ये दोनों सिलेंडर आपस में वी, इंग्लिश का लेटर वी का शेप बनाते हैं, इसलिए इसको वी इंजन बोलते हैं। नेक्स्ट अपोज्ड सिलेंडर इंजन। अपोज सिलेंडर का मतलब ये है कि इसमें क्रैंक केस एक होता है और इस दोनों क्रैंक केस के दोनों साइड में अपोजिट साइड में इंजन्स होता है, इसको हम अपोज सिलेंडर्स होते हैं, इनको अपोज सिलेंडर्स बोलते हैं। इसके बाद अपोज पिस्टन। पिस्टन इसमें हम देखेंगे कि सिलेंडर एक होता है, उस सिलेंडर में पिस्टन एक दूसरे से के आमने सामने वर्क करते हैं और क्रैंक इनकी पीछे होती है, तो इसको हम बोलते हैं अपोज पिस्टन। इसके बाद रेडियल इंजन। रेडियल इंजन का मतलब है कि जो हमारा सिलेंडर्स हैं, ये सिलेंडर्स रेडियल की डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। इस तरीके से हमने देखेंगे कि ये जो सिलेंडर्स है इस सर्किल की रेडियल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अरेंज है। इसके बाद है एक्स टाइप। ये एक्स टाइप्स जो है अरेंजमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है एच टाइप अरेंजमेंट और यहाँ पे हम देखेंगे डेल्टा टाइप अरेंजमेंट। तो ये सारे सिलेंडर अरेंजमेंट हैं डिफरेंट टाइप्स के, इनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे थ्योरेटिकल एंड रियल साइकिल इन आईसी इंजन। आईसी इंजन के अंदर जो थ्योरेटिकल साइकिल्स होती हैं और रियल साइकिल्स होती हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंजन्स की जो साइकिल्स है, 2 टाइप की साइकिल्स यूज की जाती हैं। एक होता है ऑटो साइकिल, जैसा हम पहले देख चुके हैं, और दूसरा होता है डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल्स पेट्रोल इंजन में यूज होता है और जो डीजल साइकिल्स है वो डीजल इंजन में यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ जो डायग्राम है, इस डायग्राम में पी और वी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे थ्योरेटिकल डायग्राम और एक्चुअल डायग्राम दोनों को बताया गया है। इन थ्योरेटिकल डायग्राम और एक्चुअल डायग्राम में क्या डिफरेंस है इसको हमें यहाँ पे समझना है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आता है तो यहाँ इसको हमने 0 से 1 के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो इस पीवी डायग्राम में देखेंगे कि 0 से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पिस्टन हमारा ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बढ़ता है। इस ड्यूरेशन को, इस प्रोसेस को हम सक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इस सक्शन प्रोसेस में हम देखेंगे कि ये जो सक्शंस हो रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। इसके बाद जैसे पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो ये जो कंप्रेशन प्रोसेस होती है इसको हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंप्रेशन में पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाता है और जो हीट है वो हीट इंजन से बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद हम देखेंगे 2 से 3 जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में पिस्टन हमारा जो है ऊपर रहता है, लेकिन इसी ड्यूरेशन में इसको हीट को इसमें हम एडिट करते हैं, यानी कि स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्किंग करते हैं। स्पार्किंग करने से इसके अंदर हीट बढ़ती है और हीट के बढ़ने से सिलेंडर के अंदर जो है प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा जो यहाँ पे हम 2 पॉइंट से 3 पे पहुँच जाते हैं। प्रेशर बढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हम 2 से
3 से 4 आते हैं। 3 से 4 प्रोसेस के दौरान यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस ये एक्सपांसन प्रोसेस होती है, या इसे हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। इस ड्यूरेशन में ये जो प्रोसेस होती है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस में प्रेशर्स जो हमारा डाउन होता है, कम होता है, साथ ही साथ वॉल्यूम बढ़ता है। इसके बाद फिर हम देखेंगे 4 से 1। 4 से 1 में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और जो हीट थी या जो फ्लू गैसेस थी उन फ्लू गैसेस को हम बाहर जो है निकाल देते, हीट यहाँ से बाहर निकल जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। साथ ही फिर उसके बाद 1 से 0 पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो कम होता है, और जो फ्लू गैसेस हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस थ्योरेटिकल डायग्राम में सारे जो प्रोसेस है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। बट यहाँ पे हम एक्चुअल डायग्राम में देखेंगे, एक्चुअल डायग्राम जो पीवी डायग्राम है, इसमें यदि हम देखते हैं कि जैसे हम प्रोसेस 0 से 1 की ओर जाते हैं, तो 0 से 1 की ओर जाने पर जो हमारा प्रेशर है वो प्रेशर कांस्टेंट वैक्यूम प्रेशर है, वो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता है। पिस्टन जैसे जैसे मूव करता जाता है उसका जो प्रेशर की जो वैल्यू है, वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू, वो कम होती जाती है, यानी कि प्रेशर वैक्यूम प्रेशर बढ़ता जाता है। और इस तरीके से इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम एक्चुअल कंडीशन में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन इस हम थ्योरेटिकल डायग्राम में देखेंगे, थ्योरेटिकल डायग्राम में ये जो लाइन है ये लाइन हमारी सीधी रिप्रेजेंट की है। दैट मीन्स ये जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये यहाँ पे ये डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वाल्व ऑपरेटिंग का जो टाइमिंग है उस टाइम के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो प्रेशर हमारा एक पॉइंट पर चेंज नहीं होता, वो ग्रेजुअली चेंज होता है। तो ये धीरे धीरे प्रेशर हमारा चेंज होता है, और यहाँ पे धीरे धीरे फिर ये ग्रेजुअली हर एक पॉइंट पर सेम जो है ये यहाँ पर प्रेशर या चेंज होता है। और इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं उन थ्योरेटिकल पॉइंट के कंपेरिजन में जो एक्चुअली डायग्राम है उस डायग्राम में कुछ लॉसेस हो जाता है, और उस लॉसेस की वजह से इस तरीके से हमें एक्यूरेट डायग्राम या एक्यूरेट प्रोसेस नहीं मिलती है। सेम डीजल इंजन में देखेंगे, वैसे ही डीजल इंजन में है। डीजल इंजन का यदि हम थ्योरेटिकल डायग्राम देखते हैं तो थ्योरेटिकल डायग्राम में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रोसेस 5 से 1 है जो सक्शन स्ट्रोक है, जिसमें प्रेशर जो है कांस्टेंट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। फिर 1 से 2 पे जाते हैं तो यहाँ पे एडियाबैटिक जो कंप्रेशंस हो रहा है, जिसमें प्रेशर बढ़ रहा है और जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। फिर 2 से 3 जाएंगे, यहाँ पे हीट एडिशंस हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर 3 से 4 जाएंगे, यहाँ पे जो है एक्सपांसन्स हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपांसन्स हो रहा है, जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा बढ़ रहा है। और यहाँ पे 4 से 1 जाएंगे, जहाँ पे हीट जो है बाहर रिजेक्ट हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और फिर लास्ट में 1 से 5 जाएंगे, जहाँ पे जो है एडजस्ट हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे। ये जो डायग्राम है ये डीजल इंजन का थ्योरेटिकल डायग्राम। सेम यहाँ पे एक्चुअल डायग्राम देखेंगे तो एक्चुअल डायग्राम में जैसा कि हमने डीजल पेट्रोल इंजन में देखा था कि जैसे ही पिस्टन हमारा 5 से 1 की ओर जाता है तो ये जो प्रेशर है ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा और नीचे पहुँच जाता है। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो डायग्राम है ये डायग्राम ये आपका कर्वेचर फॉर्म में होता है। ये जो लॉसेस है, इस लॉसेस जो है हमारे मूवमेंट्स के कारण इस तरीके से दिखता है। और जो प्रेशर है हमारा प्रेशर किसी फिक्स पॉइंट पे चेंज नहीं होता है, वो ग्रेजुअली चेंज होता है। इसलिए ये हमारा जो डायग्राम है ये डायग्राम हमारा एक स्मूथ जो है एक सीधी लाइन या सीधे कर्व में ना रिप्रेजेंट करके हम इसको ग्रेजुअली एक कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या ये रिप्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें अब हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ इंजन साइकिल्स। इंजन साइकिल्स जैसा कि अभी हमने देखा है कि 2 टाइप की जो इंजन्स हैं, जो 2 टाइप की जो साइकिल्स हैं। एनालिसिस ऑफ इंजन साइकिल, तो इंजन साइकिल्स एनालिसिस ऑफ इंजन साइकिल्स।
इंजन्स में जो साइकिल्स यूज होती हैं उसमें हमने देखा ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल जो कि मेन है, और इनका हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में जब हम इनको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीवी डायग्राम के रिस्पेक्ट में। तो पीवी डायग्राम के रिस्पेक्ट में जैसा कि हमने देखा है कि जो पीवी डायग्राम्स है, पीवी डायग्राम्स में जो ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल्स जो वर्क करती है 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस पे वर्क करती है। सिमिलरली यहाँ पे हम डीजल साइकिल्स देखें तो डीजल साइकिल्स में एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक हीट रिजेक्शंस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। इस तरीके से ये जो है डायग्राम में प्रोसेस इसकी रिप्रेजेंट हो रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे थर्मल इफिशिएंसी। तो किसी भी इंजन की थर्मल इफिशिएंसी जो होती है वो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई का रेशियो होता है। सो यहाँ पे हम वर्क डन एंड हीट सप्लाई यदि यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए यहाँ पे ये दो यहाँ हीट जो यहाँ हम देखेंगे कि 5 to 6 यहाँ से हीट रिजेक्शन है और यहाँ 3 to 4 हीट एडिशन है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में QS और QR हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई, इस रेशियो को यहाँ पे हम हीट के फॉर्म में यदि रखते हैं तो हीट की वैल्यू कैलकुलेट करके इस तरीके से रख सकते हैं, और कंप्रेशन रेशियो के फॉर्म में ये जो इफिशिएंसी है वो इस रिलेशन में होगी। सेम यहाँ पे थर्मल इफिशिएंसी डीजल साइकिल के लिए देखें तो डीजल साइकिल में भी सेम है। यहाँ पे Q1 माइनस Q2 यहाँ पे हीट सप्लाई हीट रिजेक्टेड अपॉन Q1। इसको हीट सप्लाई के फॉर्म में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे हीट का जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि कंप्रेशन रेशियो और अदर्स जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके फॉर्म में देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला या रिलेशंस होगा। सेम वर्क के बारे में देखते हैं तो ऑटो साइकिल के द्वारा जो वर्क प्रोड्यूस किया जाता है उस वर्क को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 से 4 और 1 से 2 के ड्यूरेशंस में जो हीट वर्क है उस वर्क को कैलकुलेट किया जाएगा। सेम यहाँ पे यदि हम डीजल साइकिल्स में देखें तो डीजल साइकिल में जो वर्क है वर्क को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब है इसका एवरेज प्रेशर होता है। इसको हम इसको हम इस तरीके से डेफिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन अपॉन शिफ्ट वॉल्यूम और अपॉन वर्क डन। तो इसका ये हमारे पास यहाँ पे एम्पिरिकल्स है और ये हमारा फॉर्मूला है। सेम मीन इफेक्टिव प्रेशर्स के लिए जो फॉर्मूला डीजल साइकिल्स के लिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है कैलकुलेशंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंजन। किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस टाइप के जो रिलेशंस हैं ये हमें यूज करना होते हैं। सबसे पहले है इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर फॉर 4 स्ट्रोक के लिए यदि इंडिकेटेड पावर निकालना है तो इसका जो रिलेशन है ये है प्लान बाई 60,000 इंटू 2 और ये जो यूनिट्स है इसका किलोवाट में है। अब हम इसको देखेंगे, जो यहाँ पे प्लान है इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो प्लान PM जो शार्ट में लिखा हो, PM का मतलब एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर में रहेगी। L लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिलेंडर का जो एरिया है वो है, एंड N जो है RPM है ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। और यदि आपका 4 स्ट्रोक इंजन है तो यहाँ पर 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा है ब्रेक हॉर्स पावर को कैलकुलेट करना है। तो ब्रेक हॉर्स पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 रिलेशन है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, इसका मतलब होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ एयर। Volumetric efficiency, it is the ratio of actual volume upon volume, so total volume.
Volumetric efficiency, it is the ratio of actual volume of air upon ideally volume of cylinder. So it can be indicated in eta V, that is equal to mass flow rate upon density of air, volume, and n number of cranks, rpm upon n small n, that is the strokes. So 2 stroke, for 4 stroke n is equal to 2. Volumetric efficiency, it is the ratio of actual air transfer divided by ideally volume of cylinder. It is represented by the eta V, that is equal to mass flow rate upon rho v n upon small n. Here यहाँ पे हम देखेंगे कि m मास फ्लो रेट ऑफ एयर, m एयर है, डेंसिटी एयर है, जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर वॉल्यूम है, और यहाँ पे n जो है क्रैंक शाफ्ट रेट rpm है, और जो स्मॉल n है वो हमारा स्ट्रोक्स है। फॉर 4 स्ट्रोक इंजन दैट n इक्वल टू 2। नेक्स्ट है टोटल वॉल्यूम या स्विफ्ट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू NaL, हियर n स्ट्रोक्स है, A एरिया ऑफ सिलेंडर्स है, L लेंथ है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का, इसको SFC बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेक हॉर्स पावर। इसका जो यूनिट होता है ये kg पर किलोवाट आवर्स होता है। दैट मीन्स 1 किलोवाट पावर को जनरेट करने के लिए 1 घंटे में कितना फ्यूल कंज्यूम होता है, ये इसका मतलब होता है, ये कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है फायरिंग ऑर्डर इन मल्टी सिलेंडर इंजन। फायरिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो मल्टी सिलेंडर इंजन है, मल्टी सिलेंडर इंजन में फायरिंग करने के लिए, यानी उसमें इंजन के अंदर इग्निशन किस किस समय पे किया जाए। जैसे कि हम देखेंगे कि फायरिंग करने के जो हमारे पास बेसिस हैं वो 3 बेसिस हैं। एक तो है इंजन के अंदर वाइब्रेशन, दूसरा है इंजन की कूलिंग, और तीसरा है डेवलपिंग ऑफ बैक पावर। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। इन 3 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम इंजन की फायरिंग ऑर्डर फिक्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हमारे पास 4 सिलेंडर इंजन है। इस 4 सिलेंडर इंजन में यदि हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट सिलेंडर में यदि फायरिंग करते हैं तो इस इंजन के द्वारा जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है वो वाइब्रेशन जनरेट होगा, और इस वाइब्रेशन को कवर करने के लिए जो बॉडी के द्वारा स्पेस यूज किया जाएगा, उस स्पेस को यदि हम बढ़ा दें, यानी कि सिलेंडर 1 के बाद सिलेंडर 4 को में फायरिंग करेंगे तो यहाँ से जो वाइब्रेशन ट्रेवल होके जाएगा उसको ट्रेवल होने में टाइम लगेगा। साथ ही साथ उस ड्यूरेशन में जब तक इस सिलेंडर 4 को हम फायर कर रहे हैं तब तक ये सिलेंडर 1 है हमारा कूल भी हो जाएगी। साथ ही साथ इस सिलेंडर के द्वारा जो बैक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है उस बैक प्रेशर को यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस फायरिंग ऑर्डर में हम ये 3 टाइप के जो हैं फैक्टर्स देखते हैं, और इस फैक्टर की रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम फायरिंग करते हैं। तो मोस्टली जो फायरिंग ऑर्डर्स होते हैं वो इसी अरेंजमेंट पर बेस्ड होते हैं। अब हम देखेंगे हीट बैलेंस। हीट बैलेंस का मतलब ये है कि इंजन के अंदर जो हम फ्यूल सप्लाई करते हैं और उस फ्यूल से जो हीट निकलती है उस हीट को किस तरीके से इंजन के अंदर यूज किया जाता है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंजन के द्वारा जो हीट जनरेट की जाती है, उस हीट को, कुछ हीट को हम कूलिंग के द्वारा, वाटर कूलिंग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ताकि हमारा इंजन है उस इंजन का एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे। दूसरा, साथ ही साथ हम लुब्रिकेंट ऑयल यूज करते हैं इंजन के इंटरनल पार्ट को कूल करने के लिए। तो कुछ हीट जो है लुब्रिकेंट के थ्रू भी उस इंजन की बाहर निकल जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर्स हम जलाते हैं, उस मिक्सचर्स को जलने के बाद जो फ्लू गैसेस हैं वो इंजन से बाहर निकलती हैं। तो जो वो गैसेस इंजन से बाहर निकलती हैं, उनका टेम्परेचर भी कुछ होता है। उस जो भी वो टेम्परेचर्स होता है, उस टेम्परेचर में उस फ्लू गैसेस में कुछ हीट ज़रूर होती हैं, तो कुछ हीट हमारी वहाँ से भी निकल जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारा इंजन पार्ट्स है, जो बॉडी है, उस बॉडी के थ्रू, उसकी जो इंजन की दीवार से, उसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू कुछ हीट इन्वायरमेंट में बाहर निकल जाती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि मोस्टली जो हीट है वो इंजन से बाहर निकल जाती है और कुछ ही हीट जो है इंजन यूज करता है। इसको हम यहाँ पे क्वांटिटी के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यदि फ्यूल इंजन को 100% हीट देता है, तो इस हीट में से 35% जो हीट है उस इंजन को कूलिंग करने में निकल जाती है। रिमेनिंग 65% जो हीट बचती है, अब उसमें से 33% हीट जो है एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू निकल जाती है, और उसके बाद जो रिमेनिंग हीट बचती है उसमें से 12% हीट बॉडी के थ्रू बॉडी से रेडिएशन के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में चली जाती है। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि इंजन से लगभग 80% जो हीट है उसका लॉसेस हो जाता है। रिमेनिंग हमारे पास जो हीट बचती है वो 20% हीट बचती है, जो कि पावर में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरीके से जो हीट इंजन है, इस हीट इंजन से लगभग 80% हीट बाहर निकल जाती है और सिर्फ 20% हीट जो है इंजन के अंदर बचती है, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि इंजन्स के ऊपर बहुत सारा काम है करने के लिए। इसमें जो लॉसेस है, इस लॉसेस को हम अपनी रिसर्च या हम अपने आइडिया से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।